ये है नॉर्वे, दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश, जिसका तकरीबन 25% आबादी मिलियनियर है। ये वर्ल्ड का 7वां हेल्दी कंट्री और दुनिया का सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक देश है। किसी भी देश की खुशहाली नापने के लिए जो भी पैमाने होते हैं, नॉर्वे उन सब में टॉप पे है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी के आखिर में मशहूर इकोनॉमिस्ट थॉमस मॉल्थिस ने बर्फ से ढके हुए नॉर्वे का दौरा किया तो उसने एक ऐसा मुल्क देखा जिसकी कौम थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके अपना पेट पालती थी। एक ऐसा पहाड़ी मुल्क जिसमें सफ़र तकरीबन नामुमकिन था। कस्बे दूर दराज अलग थलग थे और इनमें शहरों से संपर्क बहुत ही कम थे और यहाँ पर लगातार 6 महीने तक सर्दियाँ रहती, जिसके वजह से यहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करते थे। थॉमस के नॉर्वे से चले जाने के कुछ ही साल बाद नॉर्वे के हालात मजीद खराब हो गए। नॉर्वे की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होकर रह गई। पूरे देश में भूखमरी फैल गई। अब लगता यही था कि नॉर्वे का अंत यही है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे नॉर्वे इतना डेवलप्ड और अमीर देश बन गया? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये हैं दुनिया के वो सारे देश जिनके पास दुनिया के 85% रिजर्व ऑयल है, लेकिन इनका कंबाइंड जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का सिर्फ 8% है। लेकिन इनमें से एक और बात है कि इनमें से कोई भी देश दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों की लिस्ट में कोई भी नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्वे दुनिया का 13वां लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से वो दुनिया का 4था देश है। तो क्या वजह है कि बाकी देश इतना ऑयल प्रोड्यूस करने के बावजूद लिविंग स्टैंडर्ड में नॉर्वे से करीब भी नहीं? इसकी वजह है वो फिनोमिना जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऑयल कोर्स। तेल का खेल ये है कि ये बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा है। तेल निकलने के बाद रातों रात सरकारों के पास पैसे बरसने लगते हैं, मगर देश के गवर्नमेंट इन पैसों को टैक्स कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री उस देश की सभी बाकी इंडस्ट्री पर छा जाती है। जैसे जैसे ये देश ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इनके लोकल करेंसी की डिमांड में इजाफा होता है, जिससे देश के शहरियों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें खरीदना आसान हो जाता है। और यही कारण है कि उस देश की लोकल इंडस्ट्री सफ़र करने लगती है। जैसे जैसे लोकल कंपनी बंद होने लगती है, देश में बेरोजगारी बढ़ने लगती है, पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में आ जाता है और आम आदमी में गुस्सा बढ़ने लगता है और यही गुस्सा ले जाता है प्रोटेस्ट और रिवेंज की तरफ। यही हुआ था लीबिया और वेनेजुएला के साथ। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन्हीं ऑयल क्राफ्ट ने नॉर्वे को इफेक्ट क्यों नहीं किया? स्वीडन से आज़ादी मिलने के बाद नॉर्वे की इकोनॉमी का मेजर सोर्स था टिम्बर, फिश और इम्पोर्टेंट मिनरल्स को समुद्री रास्ते से दूसरे देशों तक भेजना। सन 1900 की शुरुआत में नॉर्वे दुनिया का 4था समुद्री बेड़ा बन चुका था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न सी का तकरीबन 30% समुद्री व्यापार नॉर्वे कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो नॉर्वे ने किया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना, जिसका एक ही मकसद था सियासी ताकत और पैसा किसी एक आदमी या एक पार्टी के हाथ में ना जाए। नॉर्वे को नेचर के तरफ से काफ़ी हेल्प भी मिला था और वो था झरनों का बहाव, सस्ता इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उस वक्त नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनीज दूसरे देशों की थी और ये चीज़ नॉर्वे को काफ़ी खटक रही थी। उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि नॉर्वे की प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ वहीं के लोग इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए 1940 में नॉर्वे की हुकूमत एक बिल पास करती है जिसमें फॉरेन कंट्री को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रोक दिया गया। इसी दौरान रेलवे, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का तेजी से विकास हुआ और ये सब होने से नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1945 से 1970 के दौरान नॉर्वे की जीडीपी ग्रोथ थी 3.3%। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स नॉर्वे में था, मगर टैक्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एजुकेशन, लोगों के वेलफेयर और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए किया जाता। 1965 तक नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट ना होने के बराबर थी। नॉर्वे अब यूरोप के बाकी देश के बराबर आ चुका था, मगर अभी भी उस लेवल पर नहीं था जिस पर आज है। लेकिन ये सब अब फाइनली बदलने वाला था।
1959 में नीदरलैंड में गैस के सोर्स खोजे गए और इस दौरान ये बातें भी निकलकर सामने आई कि नॉर्दर्न सी में भी तेल हो सकते हैं। 1966 में फिलिप पेट्रोलियम नाम की कंपनी ने नॉर्दर्न सी में ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। तकरीबन 2 साल तक ड्रिलिंग के बावजूद कोई ऑयल रिजर्व नहीं मिला। सब लोग मायूस हो गए। फिलिप पेट्रोलियम ने एक आखिरी बार ट्राई करने को मानी। इस दौरान आखिरकार 1969 में नॉर्दर्न सी के नीचे काफी मात्रा में ऑयल रिजर्व की खोज हो गई। अगले 10 साल के भी कम समय में नॉर्वे की प्रोडक्शन दुनिया में किसी दूसरे देश से ज्यादा हो गई। ऑयल सेक्टर ने कई नए जॉब्स क्रिएट किए। मछली पकड़ने वाला शहर अब पेट्रोलियम पावर हाउस बन चुके थे। बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हो गए थे और नॉर्वे की तकदीर बदल गई थी। लेकिन ये तो मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ भी हुआ था। तो फिर नॉर्वे में ऐसा क्या डिफरेंट किया? नॉर्वे की गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बिल पास कर चुकी थी कि ये प्राकृतिक साधनों पे किसी एक पार्टी, किसी एक कंपनी या किसी एक समूह का कंट्रोल नहीं होगा और उससे होने वाले तमाम इनकम आम लोगों पे खर्च होगी। ऑयल से आने वाली तमाम बेनिफिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे खर्च होने लगे। नॉर्वे यूएई और सऊदी अरेबिया की तरह टैक्स कम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि टैक्स इकट्ठा करके वो वापस लोगों पर ही खर्च करता और वहीं देश के बाकी सेक्टर को भी प्रमोट करके 1990 में एक पेंशन फंड बनाया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि नॉर्वे में ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बाकी लोकल इंडस्ट्री भी आगे बढ़ने लगे। इसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आने लगी। ऑयल सेक्टर पर नॉर्वे की डिपेंडेंसी भी कम हो गई। जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्वे को हासिल थे वो कई और देशों को आज भी हासिल है, लेकिन वो नॉर्वे की तरह सक्सेसफुल नहीं हो सके। अगर बात करें हम भारत की, तो यहाँ पर प्राकृतिक साधन नॉर्वे से भी कई ज्यादा हैं, लेकिन पॉलिटिकल इशू, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और घुसखोरी और शिक्षा की कमी होने की वजह से आज भारत कई मायनों में सोशल और पॉलिटिकल इशू का शिकार है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगेन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख कमेंट में अपनी राय जरूर दें।